नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में सरकार की ओर से कोपरा, जिसे आप नारियल के तौर पर भी जानते हैं, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। जाहिर तौर पर ये किसानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर हो जाती है। खासतौर पर केरल और तमिलनाडु जो है, उन्होंने सरकार के इस कदम को काफ़ी सराहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। कोपरा क्या होता है, इसके अलावा इसके कितने प्रकार आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही एमएसपी के पूरे गणित को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर पर बात की। खबर को जानने के बाद हम कोपरा के विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा एमएसपी को भी समझेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी बात करेंगे, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसको भी समझेंगे और एमएसपी में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं उनको उन पर भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे सेगमेंट से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे सेगमेंट से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कोपरा क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो हमने बात की जो कोपरा है उसको आप नारियल के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। आप सामान्य नारियल को देखेंगे तो उसमें आपको बाहर की ओर रेशे दिखाई देंगे, लेकिन जो कोपरा होता है वो सूखा नारियल होता है। नारियल का जो सूखा हिस्सा है और जो सफेद वाला हिस्सा है उस हिस्से को कोपरा कहा जाता है। ये जो कोपरा है इसको आप नारियल का तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसका उपभोग कर सकते हैं, इसको आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने कोपरा की बात की। इसके प्रकारों की बात करें, कितने प्रकार आपको दिखाई देंगे, तो कोपरा के आपको 2 प्रकार दिखाई देंगे। कोपरा, इसको आप कोपरा भी कह सकते हैं और कई लोग इसको आपको खोपरा के तौर पर भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आप किसी भी तौर पर इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है मिलिंग कोपरा। जो मिलिंग कोपरा होता है उसका इस्तेमाल बेसिकली नारियल का तेल निकालने के लिए किया जाता है। जो नारियल का तेल निकलता है वो मिलिंग कोपरा से निकलता है या मिलिंग खोपरा से निकलता है और इसके दाम में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है। जैसे 2024 के लिए अगर आप मिलिंग खोपरा के एमएसपी को देखेंगे तो वो आपका 11,160 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 300 रुपए की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा मिलिंग कोपरा के बाद बारी आती है बॉल कोपरा की। जो बॉल कोपरा है, जैसे मिलिंग कोपरा का इस्तेमाल नारियल का तेल निकालने के लिए किया जाता है, वहीं जो दूसरा बॉल कोपरा है उसका इस्तेमाल मावे के तौर पर, यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके तौर पर नारियल को खाने के लिए किया जाता है। तो नारियल को अगर आप खाना है, अगर आप नारियल खा रहे हैं, सूखा नारियल, तो वो कहलाएगा, वो कौन सा कोपरा है, वो आपका बॉल कोपरा है। तो इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर इसको धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी आप देखेंगे इसका इस्तेमाल आपको दिखाई दे जाएगा। इसके एमएसपी में भी सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है। जो बॉल कोपरा है वो, उसकी एमएसपी प्राइस है 2024 के लिए वो 12,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो कि 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को दर्शाता है 2023 की तुलना में। इसके अलावा ये तो हमने 2 प्रकारों की बात कर ली। अब इनके उत्पादक राज्यों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर ये जो कोपरा है इसका ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो जब आप मिलिंग कोपरा की बात करते हैं तो भारत में मिलिंग कोपरा का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आपको केरल में दिखाई देगा और तमिलनाडु में दिखाई देगा। यहाँ पर आपका मिलिंग कोपरा सबसे ज्यादा उगता है, यानी कि यहाँ पर जो कोपरा उगता है उसका इस्तेमाल नारियल का तेल निकालने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बॉल कोपरा की बात करते हैं तो इसका उत्पादन आपको कर्नाटक में सबसे ज्यादा दिखाई दे जाएगा। तो ये हमने कोपरा को एक बार समझ लिया, उससे जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एमएसपी पर बात करते हैं कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। उसको एक बार अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये वो दर होती है, या इसे आप उस अमाउंट के तौर पर, उस राशि के तौर पर देख सकते हैं जो सरकार किसानों को तब देती है जब सरकार किसानों से फसल खरीदती है। तो जिस दाम पर, जिस राशि पर, जिस अमाउंट पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है उस अमाउंट को आप एमएसपी कह सकते हैं। वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो भारत में 22 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा एक फसल यानी कि गन्ने के लिए सरकार की ओर से आपका उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का निर्धारण किया जाता है। यानी कि सरकार वर्तमान समय में कुल 22+1 फसलों के लिए ये जो है इस तरह की व्यवस्था का निर्धारण करती है। 22 फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड होता है, एक फसल के लिए
ये FRP का निर्धारण किया जाता है। और इसमें से ये जो 22 फसलें हैं, इसमें से खरीफ की फसल 14 है, रबी की फसल 6 है, और 2 जो है वो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, यानी कि व्यवसायिक फसलें हैं। व्यवसायिक फसलों के होने का मतलब ये है कि इनका जो उत्पादन होता है वो बेसिकली कमर्शियल लेवल पर किया जाता है, वो कमर्शियल उद्देश्यों के लिए होता है। इसका उत्पादन उपभोग के लिए नहीं होता, इसको उत्पादित किया जाता है ताकि इसको हम बाजार में बेच सकें। तो ये हमने इस पर बात की। इसके अलावा एमएसपी डिसाइड कौन करता है? तो एमएसपी का जो निर्धारण है वो भारत में कृषि और लागत मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। इसको गठित कब किया गया था? इसको 1965 में गठित किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो आयोग है, ये आयोग केवल एमएसपी की सिफारिश करता है। ये आयोग एमएसपी पर अंतिम डिसीजन नहीं लेता। अंतिम डिसीजन लेने का जो निर्णय है, जो शक्ति है, वो आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास मौजूद होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो बॉडी हमारी सरकार के, हमारा जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसका एक हिस्सा है। ये बॉडी जो है एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेती है। तो अगर सवाल आता है कि एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन हो सकता है ये आयोग का जिक्र आ जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आयोग केवल एमएसपी की सिफारिश करता है और अंतिम जो निर्णय है वो आपका मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि एमएसपी की गणना कैसे होती है, इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर इसके कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो यहां पर जो एक टर्म है वो है उत्पाद लागत, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उत्पाद लागत के आधार पर आपका एमएसपी डिसाइड किया जाता है। अब उत्पाद लागत को कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ मेथड हमारे पास मौजूद है। जैसे आप अगर देखें तो इसमें जो पहला मेथड है वो है A2 मेथड। A2 मेथड में आपका जो किसी फसल को उगाने में जो प्रत्यक्ष आपका इनपुट लगता है, जो प्रत्यक्ष लागत आती है, डायरेक्ट कॉस्ट आता है, केवल उसको ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इसमें आपका बीज खरीदने की लागत हो गई, फर्टिलाइजर्स की लागत हो गई, कीटनाशक खरीदने की लागत हो गई, श्रम की, लेबर की लागत हो गई, ईंधन हो गया, इसके अलावा सिंचाई की लागत हो गई। ये जो चीजें हैं ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया किसी फसल को उत्पादित करने में। तो A2 मेथड में आपका केवल डायरेक्ट चीजें उत्पादित होती है, डायरेक्ट चीजों का कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है A2FL मेथड की। इसमें क्या होता है? इसमें आपको सबसे पहले A2 मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट चीजें मिलेंगी। उसके बाद अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी मिलेगा, यानी मान लीजिए कि आपका परिवार उसी खेत पर काम कर रहा है, उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, उसी फसल को उत्पादित करने में आपके परिवार ने भी मदद की है, लेकिन आप अपने परिवार को तो पैसा नहीं देते, वेतन नहीं देते, तो इस तरह से वो श्रम में कैलकुलेट नहीं होगा, वो अवैतनिक श्रम में कैलकुलेट होगा। लेकिन जब आप A2FL को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो जो अवैतनिक श्रम है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है C2 की। C2 तीसरा मेथड है। C2 में क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको A2 और FL मिलेगा, यानी कि सेकंड वाला मेथड मिलेगा। इसके बाद इसमें आपको किसान की स्वायत्त वाली जो भूमि है और जो अचल संपत्ति का है उस पर अगर वो किराए पर होती तो या फिर जो उस पर जो ब्याज आता उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी कोई खेती है, आपकी कोई जमीन है, उस जमीन पर आप खेती करते हैं। अगर वो जमीन आपकी नहीं होती तो आपको उस पर किराया देना पड़ता, या फिर अगर वो जमीन आप किसी और को देते खेती करने के लिए तो उस पर आपको ब्याज मिलता या किराया मिल जाता। तो इस तरह से ये जो पूरा अमाउंट है, ये अमाउंट भी आपका इस वाले मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। अब भारत में अगर आप बात करें तो भारत में जो हमारा आयोग है, जो आयोग एमएसपी का निर्धारण करता है, वो इन दोनों प्राइस के आधार पर एमएसपी डिसाइड किया जाता है। तो ये हमने एमएसपी की गणना की बात कर ली है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि एमएसपी की वो 22 फसलें कौन कौन सी हैं जिन पर भारत में सरकार निर्णय लेती है। तो हमने बात की थी कि इसमें से 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 फसलें रबी की हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? तो अनाज की फसलें अगर आप देखेंगे तो इसमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आपको मिलेगा। तो अनाज की कुल 7 फसलें हमारे पास मौजूद हैं। दालों को आप देखेंगे तो दालों में आपको चने की दाल, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर मिल जाएगी। तो दालों की 5 फसलें हमारे पास मौजूद हैं। तिलहन में अगर आप देखेंगे तो आपको मूंगफली, सफेद सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम्भ और राम तिल मिलेगा। इसकी 7 फसलें हमारे पास हैं। इसके बाद आपको कच्चा कपास भी मिल जाएगा, कच्चा जूट भी मिल जाएगा और नारियल, गरी या फिर जिस पर हमने बात की कोपरा भी इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये पूरी 22 फसलें हैं जिन 22 फसलों पर सरकार की ओर से एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। हमने इस टॉपिक पर विस्तार से बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से बात कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब अंत में एक इससे जुड़े प्रश्न की भी बात हो जाए। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में कितनी व्यावसायिक फसलों यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स के लिए सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।